नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में है मौजूद डॉक्टर मनीष जैन। सर, बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद विवेक। सर, आज एक मजे की बात हुई। मैं एक एक्चुअली शायद नहीं बताया मैंने कभी आपको, लेकिन एक थैलेसेमिक चाइल्ड है जिसको मैंने अडॉप्ट किया हुआ है और 3 साल से मैं कंटिन्यूअसली उसे मतलब हर 3 महीने में अपना ब्लड डोनेट करता हूँ। सो दैट मतलब मेरी कैपेबिलिटी में उतना ही है कि भाई जो उनको 15 दिन पे जो ट्रांसफ्यूजन होता है, कम से कम 3 महीने में मेरा रोटेशन जो है वो चलता रहे एज पर दी गाइडलाइंस एंड ऑल। और आज जब मैं ब्लड डोनेशन करके निकला तो मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी कि हमने बात करी है लिम्फोमा की, हमने बात करी है ल्यूकेमिया की, हमने बात करी है मल्टीपल मायलोमा की, और एक चीज शायद हमसे मिसिंग है जिसपे हमने डिटेल में बात नहीं करी। वो आई है ऑफ कोर्स हमारे कम्युनिकेशन में, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं शायद, इफ आई हैव प्रोनाउंस्ड इट करेक्टली सर। बराबर है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और थैलेसीमिया ये अलग अलग चीज है, लेकिन जी 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 बिल्कुल। लेकिन आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। ये आप जो डोनेट कर रहे हो शायद ये पैसे से भी नहीं खरीद सकते। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सर, आज क्यों ना हम MDS जिसको शॉर्ट में बोलते हैं माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें और हमारे ऑडियंसेस को बताएं कि ये क्या होता है, कैसे होता है और किनको होता है, क्या रीजंस होते हैं वगैरह वगैरह। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम ये एक एक्चुअली रेयर चीज है। करीब करीब 4 से 5 लोगों को होता है 1 लाख में। अच्छा। और ये ज्यादा करके पुरुषों में कॉमन होता है और वाइट इंडिविजुअल्स में ज्यादा होता है ब्लैक के कंपैरिजन में। और इसका जनरली कोई कारण नहीं होता है, लेकिन जो पेशेंट्स कीमोथेरेपी रेडिएशन लेते हैं या जिनको एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स होते हैं उनमें भी रेयरली ये चांसेस होते हैं। यानी कीमोथेरेपी रेडिएशन भी एक कारण है MDS होने का। MDS बोले तो क्या? MDS एक ऐसा बीमारी है जैसे कि आपका जो खून बनना वो कम हो जाए या उसमें गड़बड़ हो जाए, जैसे कि उसमें खराब सेल्स बनने लग जाए, डिस्प्लास्टिक बनने लग जाए जो ज्यादा देर टिके नहीं, और मेगालोब्लास्टिक इरिथ्रॉइड हाइपरप्लाजिया हो जाता है। लेकिन B12 और फोलिक एसिड लेवल्स ओके रहती है इनकी। इनमें जो सेल्स होते हैं उनमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, जैसे कि जो इनका यदि आप सर्कुलेटिंग व्हाइट सेल्स देखोगे तो उसमें टिपिकल सूडो पेल्गर ह्यूट एबनॉर्मलिटी बोलते हैं, वैसी एक एबनॉर्मलिटी आती है। या इनके प्लेटलेट्स जो है वो जायंट हो जाते हैं, या फिर इनके जो मेगा कैरियोसाइट जो मदर होती है प्लेटलेट की वो एकदम छोटी हो जाती है। या फिर इनके जो रेड सेल्स होते हैं वो काफी बड़े बड़े मेगालोब्लास्टॉइड बड़े बड़े दिखते हैं क्योंकि वो मैच्योर नहीं हो पाते। वो क्या होता है ना, वो शुरुआत तो कर देते बनने की, लेकिन वो पूरी तरह से फॉर्म हो नहीं पाते या वो खून में जाते आते मर जाते। तो ये बीमारी जनरली 60 से 70 की उम्र में पाई जाती है, लेकिन कभी कभी ये इवन 2 साल की उम्र में भी रिपोर्ट की गई है। इसमें होता क्या है, इसमें 3 हमारी सेल लाइन होती है, रेड सेल, WBC और प्लेटलेट, जो हमारे जनरली हम देखते हैं ब्लड रिपोर्ट में दिखती हैं। जब कम हो जाएंगे, हाँ, जब रेड सेल्स कम हो जाएंगे तो हम उसको एनीमिया बोलते हैं ना, कि खून कम हो गया जी। और जब यदि WBC कम हो गया तो हमारे इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे, और प्लेटलेट्स कम हो गए तो हमारी ब्लीडिंग टेंडेंसी, जैसे कि खून बहना स्किन के नीचे, दांत में से, नाक में से, तो इस तरह से ब्रूजिंग होना, ये कॉमन भी हो जाएगा। और कभी कभी माइलोडिस्प्लास्टिक के साथ में एक और चीज हो जाती है मिक्स, जिसको बोलते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, जो आजकल उसको अलग कर दिया गया है। पहले ये एंटिटी जो थी CMML बोल के होती थी, तो वो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर और माइलोडिस्प्लास्टिक को भी क्लबिंग करते थे, लेकिन जो रिसेंट गाइडलाइंस आई है इसके अंदर इसको जनरली अलग रखा गया है। यदि आप देखोगे 50% लोगों में साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है, या तो क्रोमोसोम 5 पे होती है, या क्रोमोसोम 7 पे होती है, या क्रोमोसोम 8 का ट्रिप्लिकेट हो जाता है, ट्राइसोमी बोलते हैं उसको। और यदि आप सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म देखोगे, यानी SNPs देखोगे कि एक पॉइंट पे म्यूटेशन आ गया ऐसा, तो 80% लोगों में ऐसा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म दिखता है। जनरली ये बोन मैरोज जो होती है ये हाइपर सेल्यूलर होती है, लेकिन 10% लोगों में ये हाइपोप्लास्टिक या हाइपोसेल्यूलर भी होती है। इसके 90% लोगों में MDS में हमको कोई कारण नहीं पता होता है, लेकिन 10% लोगों में टबैको स्मोकिंग, रेडिएशन, ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे बेंजीन जो निकलता है डीजल एग्जॉस्ट में से, वो, टोल्यून, जाइलिन, क्लोरामफेनिकॉल जो दवाई हम कीमोथेरेपी यानी इसका यूज करते थे एंटीबायोटिक्स का, वो, फिर बाद में हेवी मेटल्स है, हर्बिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, फिर वो स्टोन और सीरियल में से डस्ट निकलता है, एग्जॉस्ट गैस निकलती है, नाइट्रो ऑर्गेनिक एक्सप्लोजिव्स होते हैं,
जो पेट्रोलियम डीजल डेरिवेटिव्स होते हैं बहुत सारे बेंजीन के अलावा, ये सब चीज इम्प्लीकेट की गई है एमडीएस के लिए। ओके। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें बहुत सारी जाति है, जैसे कि रिफ्रैक्टरी एनीमियाज होते हैं या रिफ्रैक्टरी साइटोपेनियाज विथ मल्टीलिनियस डिस्प्लाजियाज बोलते हैं हम लोग, या रिफ्रैक्टरी एनीमिया विथ रिंग सिट्रोब्लास्ट है, एक्सेस ब्लास्ट 1 and 2, माइलोडिस्प्लास्टिक अनक्लासिफाइबल डिलीशन 5 वाला, या फिर एएमएल में जाने वाला एमडीएस, या फिर माइलोडिस्प्लास्टिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। तो ये बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यानी इवन ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटोलॉजिस्ट के लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है एमडीएस। इट्स नॉट एन इजी थिंग, बिकॉज आपके हर चीज का आप कौन से वाले डायग्नोसिस पे हो, इस पे आपका आउटकम डिपेंड करता है। यानी कि आपको कितना, आपकी बीमारी एकदम स्लो ग्रोइंग भी हो सकती है, जो कि 2-5 साल तक कुछ आराम से जी लो, और कुछ आपकी बीमारी 10 महीने तक में भी आपको लाइफ को रिस्क कर सकती है। तो ये क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशन है जी, तो इसका एक्यूरेट क्लासिफिकेशन होना जरूरी है। इसका हम स्कोरिंग करते हैं, और ये जो स्कोरिंग होता है, ये स्कोरिंग डिसाइड करता है, जैसे हम इसको आईपीएसएस या आईपीएसएस-आर बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमको हेल्प करता है कि हम कौन सी टाइप की ट्रीटमेंट करें। हमारा जो स्कोर होता है, यदि लो स्कोर में हम है तो हम ट्रीटमेंट अलग तरीके से करेंगे, और यदि हम हाई स्कोर में है तो हम ट्रीटमेंट अलग तरीके से करेंगे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन अच्छा किया कि आपने ये सवाल क्रिएट किया, तो एटलीस्ट हम इसके कुछ पार्ट आज अनफोल्ड कर पाएंगे और इसके बारे में डिस्कस कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। और एक बेसिकली अगर मैं, क्योंकि आपने बताया कि बड़ा वास्ट है, और मुझे सुन के भी लगा, मैं तो मतलब मेरी धड़कनें बढ़ी जा रही है, मतलब इतना वास्ट एक बीमारी है, तो मतलब इससे जुड़े कितनी सारी चीजें हैं, और कैंसर तो वैसे भी बहुत बड़ा फील्ड हो गया है अभी और इवॉल्व हो रहा है। डॉक्टर साहब, कॉमन आदमी कैसे समझे कि मतलब जैसे मान लीजिए कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? आपने बताया कि जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो होते हैं, ये 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। तो एमडीएस के पेशेंट में क्या वेरिएशन मिलते हैं? मतलब ये कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, कैसे होते हैं सर? देखो, यदि आपको बताया मैंने, जैसे कि यदि हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हमको थकान आना शुरू हो जाएगा, सांस फूलना चालू हो जाएगा, पेल दिखने लग जाओगे। यदि आपके प्लेटलेट कम हो गए तो आपको ब्रूजिंग होगा, ब्लैक एंड ब्लूज आने शुरू हो जाएंगे, नाक में से खून आएगा, या मोशन में से खून आएगा, या यूरिन में से खून आएगा, या आपके डब्ल्यूबीसी कम हो गए तो आपको बार बार निमोनियाज हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएंगे, स्किन इन्फेक्शन हो जाएंगे, एनल एरिया में, एक्सिलरी एरियाज में आपको इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इन्फेक्शन होगा। आपके प्लेटलेट कम हो जाएंगे, आपको ब्लीडिंग होगा। आपका खून कम हो जाएगा, आपको थकान आएगा, सूजन आएगा, जो भी होगा। तो ये सब जब किसी को होता है तो हम उनकी फिर कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट करते हैं। यदि ब्लड टेस्ट के अंदर हमको पता चल गया कि इनके ब्लड टेस्ट में गड़बड़ है, रेड सेल्स में गड़बड़ है, प्लेटलेट में गड़बड़ है, डब्ल्यूबीसी में गड़बड़ है, तो वहां पता चल गया। फिर हमने बोन मैरो किया, बोन मैरो करके हमको पता चल गया कौन से लीनिएज में प्रॉब्लम है। फिर हमने साइटोजेनेटिक्स किया तो हमको पता चल गया कौन से क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, जैसे 5, 7, 8 इनमें जनरली एब्नॉर्मलिटीज पाई गई है। और यदि आपको और डिटेल में जाना है तो आप एसएनपीज भी देखते हो, जैसे कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से आप देख सकते हो, और साइटोजेनेटिक्स से पता चल जाता है। तो आप जब ये करते हो तो आपको पता चल जाता है दोष कहाँ पर है। जब आपने इसको डायग्नोज कर लिया कि हाँ ये इस टाइप का बीमारी है, तब आपका स्कोरिंग आ जाता है। आप स्कोरिंग करके फिर उसको डिसाइड करते हो कि इनको ट्रीटमेंट लगने वाली है या नहीं। यदि ट्रीटमेंट जो बहुत अर्ली स्टेज में होते हैं उनको सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सपोर्टिव केयर ऐसा दिया जाता है। अच्छा। इनको जब इरिथ्रोपोइटिन दिए जाते हैं तो इरिथ्रोपोइटिन इनको काफी हाई डोज में देने पड़ते हैं नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। लेकिन इसके अंदर कुछ बातें देखना जरूरी है, जैसे कि आप यदि इरिथ्रोपोइटिन दोगे तो आपको पहले देखना पड़ता है कि इरिथ्रोपोइटिन लेवल्स कितनी है पेशेंट की। यदि इरिथ्रोपोइटिन लेवल्स 500 से नीचे, 200 से नीचे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 500 से नीचे है तो फिर आपका काम करने का चांसेस बढ़ जाता है इरिथ्रोपोइटिन का। तो एक तो हो गया सपोर्टिव केयर, दूसरा हो गया इरिथ्रोपोइटिन। जनरली हम ग्रोथ फैक्टर्स देते नहीं है, लेकिन यदि कोई पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए तो फिर हम उनको एंटीबायोटिक्स के साथ में ग्रोथ फैक्टर्स भी दे सकते हैं। ओके सर, इट हैज स्पार्क 2 क्वेश्चंस इन माय माइंड। पहला सवाल ये है कि क्या एमडीएस ठीक होता है, मतलब क्या क्योर होता है? एंड दूसरी चीज, जैसे आपने बताया कि ज्यादातर मतलब अमूमन जो होता है 60 से 70 की उम्र के बीच में केसेस ऐसे आते हैं जो मैंने समझा, तो ऐसे पेशेंट्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के सक्सेस होने के कितने चांसेस होते हैं? देखो, ये पहली बात तो ये है कि ये क्यूरेबल कैंसर नहीं है। ओके। ये जनरली इसमें आप पेशेंट को सरवाइव करवा सकते हो, और कोई कोई पेशेंट लकी है तो वो 5 साल तक भी सरवाइव कर जाते हैं।
ये क्यूरेबल नहीं है, इसमें क्योर करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इवन आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हो तो उसके सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं, 15 से 30% ही होते हैं। तो और ये क्योंकि नॉर्मल एएमएल में भी यदि ट्रांसफर हो जाता है ये केस, यानी जैसे कि एमडीएस एएमएल में जाने से पहले साइटोपेनिया से ही उनकी डेथ हो जाती है। तो एएमएल में भी चले जाए तो एएमएल डी नोवो जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। जब जो एएमएल एमडीएस से होता है उसके आउटकम्स खराब होते हैं, उनके रिस्पॉन्स बहुत पुअर होते हैं। यदि आपने अच्छे पेशेंट्स भी सिलेक्ट किए और उनको ट्रीटमेंट रिलेटेड एमडीएस हुआ है तो उनका 5 ईयर डिजीज फ्री सर्वाइवल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद में 30% से कम है, जो कि बहुत पुअर है। और इसके अलावा जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि इनकी एज 60 से प्लस होती है जनरली, तो इसमें आपको एक रिड्यूस्ड इंटेंसिटी कंडीशनिंग आरआईसी बोलते हैं, वो ट्रांसप्लांट करना चाहिए, जिसमें कि आप कीमोथेरेपी जो देते हो थोड़ी कम दो और फिर उनको ट्रांसप्लांट करो, ताकि वो कीमोथेरेपी जो दे रहे हो उससे उनकी रिस्क ना हो जाए जान को। तो उस तरह से उसको एक स्पेशल टाइप का कंडीशनिंग बोलते हैं, वो करना जरूरी हो जाता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर। आई एम ग्लैड दैट आज हमने ये बात करी और इतने सारी चीजें हमें भी, मुझे भी सीखने मिली और हमारे ऑडियंसेस को भी सीखने मिली। सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, यू मे चूज नॉट टू आंसर बिकॉज मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं इतने सालों से आपको जानता हूँ और मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास ऐसे आते हैं जिनको कई जगह पे ऐसा बोल दिया गया है कि भाई अभी इनका कुछ नहीं हो सकता है। लोगों ने बोला था कि अभी ये 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे, लेकिन आपके यहाँ मैंने देखा है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ये लोग जो है, कई बार मैंने 1-2 लोगों को ऐसा भी नोटिस किया है कि दे हैव बीन लिविंग फॉर 5, 6, 7 years एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक इन देयर लाइव्स। सो एमडीएस में ऐसे कैसे केसेस हैं आपके पास? और मतलब ऑन द कॉन्ट्रेरी टू दी टेक्स्ट बुक, मतलब आई एम नॉट trying to talk anything against that, neither I'm trying to promote anything, but out of curiosity sir मैं पूछ रहा हूँ, you may choose not to answer this, but out of curiosity मैं पूछ रहा हूँ कि एमडीएस के केसेस में कैसा आपका अनुभव रहा है, पर्सनल अनुभव? देखिए, हर चीज का है ना, जो भी करने वाला है वो डॉक्टर नहीं है ना दवाई है, ये करने वाला पेशेंट खुद है। तो यदि कोई पेशेंट में रिजल्ट आता है और वो जीता है तो डॉक्टर ये नहीं बोल सकता है कि मेरी वजह से वो जिंदा रहा या मेरी वजह से। डॉक्टर अपनी खुद की गारंटी नहीं ले सकता है तो दूसरों की क्या ले। So humble of you, sir. तो मेरे हिसाब से तो ये बोलना कि मैंने किया, ये सबसे पहले हमारे अज्ञानता को बताता है। हम कर ही नहीं सकते, ना बीमारी दे सकते ना ले सकते। जैसे कि एक टीचर होता है ना, वो बच्चे को सिखा सकता है, अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है, लेकिन बच्चे को मार्क नहीं दे सकता है। तो डॉक्टर भी पेशेंट को गाइडेंस दे सकता है, ट्रीटमेंट दे सकता है, लेकिन रिजल्ट नहीं दे सकता। तो जो भी पेशेंट जी रहे जहाँ पे भी, तो वो पेशेंट खुद जागरूक हो गए। उनको एक शुरुआत में डॉक्टर ने धक्का दिया और उन्होंने अपने जीवन की गाड़ी चला ली। तो ये सारा जो सिस्टम है ये अंदर है, ये बाहर से नहीं है और ना कोई बाहर से इसको कर सकता है। हाँ, आप जरूर उनको मोटिवेट कर सकते हो या उनके कॉम्प्लिकेशंस के वक्त में उनके बाजू में खड़े रह सकते हो। जैसे कि एमडीएस के अंदर प्रॉब्लम किधर आती है, मैंने जैसे बताया कि एमडीएस में मरते लोग जो है वो कॉम्प्लिकेशन से, और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं साइटोपेनियस के, जैसे कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, हार्ट फेलियर में चले गए, ब्लीडिंग हो गया, ब्लीडिंग के कारण उनकी डेथ हो गई, या इन्फेक्शन हो गया, निमोनियाज हो गया, उसके कारण डेथ हो गई। तो आपने समय समय पे प्रीएम्प्टिवली यदि उनके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर उनको संभाल लिया तो रिस्क तो कुछ है ही नहीं। रिस्क कब है? जब वो एमडीएस से एएमएल में जाएंगे। जब वो एएमएल में जाने से पहले उनकी ज्यादा डेथ हो रही है तो आपको रोकना किधर है? कॉम्प्लिकेशंस एमडीएस से एएमएल जाने तक तो उनको ठीक से बचा के रखो। करेक्ट। और वो जो रिस्क है वो 25%, 30% है एमडीएस में जाने। तो आप यदि उनको अच्छे से, और ज्यादा करके लोग जो हारते हैं वो बीमारी से नहीं हारते, वो मन से थक जाते, वो लड़ना छोड़ देते, वो जीने की उम्मीद छोड़ देते, और इसीलिए उनका शरीर उनका साथ देना छोड़ देता है। वेरी ट्रू सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें बताई आपने एंड आई एम कम्प्लीटली इन एग्रीमेंट विद व्हाट यू सेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टॉक एंड मैं चाहता हूं कि इसके बारे में लोग और ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, चाहे वो क्लिनिशियंस हो, चाहे पेशेंट्स हो या केयर गिवर्स हो। और मेरे मन में कोई भी सवाल होता है तो मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूं क्योंकि हम आमने सामने बैठते हैं, लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल उसी हक के साथ पूछ सकते हैं और बिल्कुल पूछिए। एंड डॉक्टर साहब इज वेरी सपोर्टिव, ही इज वेरी अप्रोचेबल आई वुड से।
सिर्फ आपको इतना करना है कि अपनी उंगली को थोड़ी तकलीफ दीजिए और एक ईमेल कर डालिए, डॉक्टर साहब को पता लिखिए manishjain009@gmail.com, यानी कि MINISHJAIN009@gmail.com। और आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे आपसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।